बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिलाल कॉन्सेप्ट्स में आप सबको खुशामदीद। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है आपका द साइंटिफिक रेवोल्यूशन। ठीक है, अब ये साइंटिफिक रेवोल्यूशन जो है वो सिर्फ आपका आईआर में नहीं था, वो पूरी दुनिया के लिए आया था और भी पूरी बहुत सारी फील्ड्स के अंदर ही आया था। तो उसके अंदर साइंस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा, साइंटिफिक टेक्निक्स की बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा। तो इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। बहरहाल हम बिहेवियरलिस्ट अप्रोच भी यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, तो वो साइंटिफिक रेवोल्यूशन के जो बाद हम डिस्कस कर लेंगे उसको भी। तो पहले हम समझते हैं कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन क्या है। आपको पता है कि ऐसा एक टूल है जिससे हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं किस चीज़ को, जो भी आपके हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं, कोई मखसूस हिस्टोरिकल इवेंट है, उसको आप जो है ना ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उसके इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने से क्या होगा कि आप उसको एक स्ट्रक्चर दे देंगे और फिर उसको एनालाइज करना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, ये एक बुक दी थी किसने, आपका थॉमस कोहन ने। ये 1962 में दी थी इन्होंने। इसमें इन्होंने बात की थी कि जो स्टडी ऑफ आईआर है वो बेस करती है साइंटिज्म पे। तो व्हाट इज साइंटिज्म? तो साइंटिज्म एक ऐसा यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट साइंटिफिक मेथड है। इसके अंदर आपको पता है कोई भी आप जो थ्योरी आप बना रहे होते हैं उसमें आप कोई अगर एनालाइज कर रहे होते हैं किसी फिनोमेनॉन को, तो उसमें आप कॉजेज़ ढूंढते हैं कि यार मसले क्या थे, फिर अगर मुमकिन हो तो सॉल्यूशंस भी देते हैं। तो ये आपका जो है ना पहले ऐसा होता था कि ये कॉजेज़ एंड सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए आप अपना एक्सपीरियंस यूज़ करते थे, नॉलेज यूज़ करते थे। लेकिन अब आपने जो है ना वो एक बाकायदा एक साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल किया है। तो साइंटिफिक मेथड, अब इसका हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं कि मामला था क्या, ताकि आपको कनेक्शन समझ में आए ट्रेडिशनल अप्रोच का और साइंटिफिक अप्रोच का। इसमें आपकी ट्रेडिशनल और क्लासिकल अप्रोच जो हमने पहले डिस्कस कर ली है, उसमें आपका ये हम देखते हैं कि स्टडी एंड एनालिसिस जो होता है वो आपका हिस्ट्री, फ़िलासफ़ी, इंटरनेशनल लॉ, पॉलिटिकल साइंस, अब ये कुछ मखसूस जो एरियाज़ थे उनकी मदद से हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स को जो है ना वो आइडेंटिफाई करते थे और फिर उनकी बेसिस के ऊपर हम एक कंक्लूजन बनाते थे। ठीक है, तो ये जो तमाम हमारा काम होता था, ये आप देखते थे कि जो बेस्ड होता था वो नॉलेज पर और एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता था। इसमें आपका कोई हाइपोथेसिस नहीं होती थी जिसको आप टेस्ट कर सकते थे। हाइपोथेसिस क्या होती है, उसको टेस्ट कैसे करते हैं, ये अभी हम समझते हैं साइंटिफिक मेथड में। जब हम देखेंगे साइंटिफिक मेथड क्या होता है तो हम ज़रूर उसको भी हम देख लेंगे। ठीक है, द एमरजेंस ऑफ मॉडर्न साइंसेज, फिर आपका जो ट्रेडिशनल अप्रोच के बाद आपका एमरजेंस होता है मॉडर्न साइंसेस का। ठीक है, अब मॉडर्न साइंसेस जब आती हैं आप देखते हैं कि रेनेसेंस आता है। ठीक है, उसके बाद तरक्की आना शुरू होती है दुनिया में। ठीक है, फिर आपका चेंज इन बिलीव्स एंड थॉट्स होना शुरू होता है। आप देखते हैं रोमन एम्पायर जो था वो टूट गया इन्हीं थॉट्स एंड बिलीव्स की वजह से। मेडिकल साइंस ने भी काफ़ी जो है ना वो तरक्की की। मेडिकल साइंस ने जो है ना वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इस तरह के सब्जेक्ट्स को एकेडमिक डिसिप्लिन बनाया और इनके ऊपर रिसर्चेस शुरू हुई। ठीक हो गया, ये आपकी इनको हम कहते हैं नेचुरल साइंसेस। उसके बाद जो है ना हम देखते हैं कि फिर इस साइंटिफिक रेवोल्यूशन का इफ़ेक्ट क्या पड़ा पॉलिटिक्स के ऊपर। इस पे आपको मैं एक दो मिसालें देता हूँ और बात ख़त्म करूँगा कि आपने देखा था एनर्जी वॉर हुई थी जब साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया। आपने देखा उसके बाद आपका जो है ना वो एक एनर्जी वॉर हुई थी किसके बीच में, आपको पता है बिजली बनाने के लिए दो लोग जो है ना वो मैदान में थे, एक निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन। तो थॉमस एडिसन जो थे वो शुरू में तो कामयाब हुए बिजली को जो है ना वो डीसी करंट में पहुंचाने में, लेकिन निकोला टेस्ला ने आपका एसी करंट बनाया। तो ये दोनों के बीच में वॉर थी जो एट द एंड आपका जो निकोला टेस्ला थे वो जीत गए थे। तो एसी करंट क्या होता है, इसमें आप देखते हैं कि एक जो आपका ये करंट का जो आपका फ्लो होता है, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। देखें ये आपका करंट का फ्लो होता है ना। अब करंट एक पॉइंट पे आके क्या होगा, इसकी बस हो जाएगी यहाँ पे आकर, ये बस जो है ना वो ज़ाया हो जाएगा ये करंट। ठीक है, लेकिन अल्टरनेट करंट क्या होगा, इसमें ये करंट जो है ना वो वापस आने की भी सलाहियत रखेगा, ये वापस भी आ सकेगा। लिहाजा इसको आप जो है ना वो रीयूटिलाइज कर सकते हो आप उसको।
ठीक है। फिर यही नहीं, आपने देखा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद आपका जो ग्रोथ हुई है इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी का आपको पता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है पॉलिटिक्स के ऊपर। ठीक है, तो ग्रोथ कैसे हुई इकोनॉमी के अंदर, तो पहले कैसा होता था, साइंटिफिक रेवोल्यूशन से पहले क्या होता था कि आपकी जो ब्लू वाली लाइन है, जो एक्सपेंसेस की लाइन है आपकी, ये आप देखते हैं, और जो ऊपर वाली ब्लैक लाइन है आपकी, वो रेवेन्यू की लाइन है। तो आप देखते हैं कि दोनों जो है वो पैरेलल थे पहले। ठीक है, एक्सपेंसेस भी आपके और रेवेन्यू भी आपका दोनों साथ साथ चल रहा था। लेकिन जब साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया उसके बाद क्या हुआ, उसमें आप देखते हैं कि जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो तो कांस्टेंट हैं, जैसे थे वैसे ही हैं, लेकिन रेवेन्यू आपका एकदम से ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो ग्रो कर गया। ठीक है, तो ये है आपका जो है ना वो इम्पैक्ट पॉलिटिकल इकोनॉमी के ऊपर। अब हम देखते हैं कि साइंटिफिक मेथड होता क्या है। हमने बात की ना कि भाई साइंटिफिक मेथड, उसकी हम देख लेते हैं कि क्या होता है। तो ये बेसिकली एक रिसर्च मेथड है, एक रिसर्च मेथड है। किसी भी फिनोमेनॉन को समझने के लिए हम एक जो है ना वो रिसर्च मेथड, जिसमें हम जो है ना मुख्तलिफ एलिमेंट्स में से अपने जो है ना पसंदीदा एलिमेंट्स, अपनी रिसर्च के मुताबिक उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर हम जो है ना उनकी बेस पे हम जो है ना फाइंडिंग्स करते हैं, फिर हम जो है ना काम करते हैं। तो साइंटिफिक मेथड है क्या, जो इसके अंदर सबसे पहला स्टेप है आपका, वो है आपका ऑब्जर्वेशन। पहला स्टेप ऑब्जर्वेशन करनी आपको लाजमी है, क्योंकि जब भी आपने कोई भी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है, किसी भी आपने जो है ना फिनोमेनॉन को समझना है, तो उसको ऑब्ज़र्व करना लाजमी है पहले। ठीक है, उसमें आप कुछ मेन काम करते हैं। वो क्या, पहला काम आप करते हैं आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। यानी कि आप पहले तो एक प्रॉब्लम को जो है ना वो आइडेंटिफाई करोगे, ये जो है ना पहले से बताओगे कि मैं क्या ढूंढ रहा हूँ या इसमें मसला क्या है, और मैं इस मसले को अब डिफ़ाइन करूँगा। अब तो आप पहले आइडेंटिफाई करोगे और फिर डिफ़ाइन कर दोगे। फिर आप अपनी रिसर्च टाइप बताओगे कि यार मैं कौन सी रिसर्च करूँगा, किस टाइप की रिसर्च करूँगा, क्या मैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च करूँगा या मैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करूँगा। ठीक है, तो फिर मेथडोलॉजी भी आप बताओगे। मेथडोलॉजी आप पहले से बताओगे कि आपकी मेथडोलॉजी क्या है रिसर्च की। इसमें आप फोकस ग्रुप, केस स्टडीज़, ऑब्जर्वेशन, ये कुछ चीज़ें होती हैं आपकी। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आप फिर हाइपोथेसिस जो है ना वो सेट करते हो। हाइपोथेसिस सेट की जाती है, जिसमें आपके जो है ना मेनली आपके होते हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। इसमें आप जो है ना उन ऑब्जेक्टिव्स को अपने क्वेश्चन फॉर्म में भी लिख सकते हो। जैसे कि हम कोई हेडिंग बनाते हैं ना, मिसाल के तौर पर मैं आपको कोई मिसाल देता हूँ कि भाई कि मैं आपको एक बात करता हूँ कि डेमोक्रेसी लीड्स टू पीस एंड डेवलपमेंट। तो मैं इसको सवाल बना देता हूँ, इसको क्वेश्चन फॉर्म में कर लेता हूँ ना कि डज डेमोक्रेसी लीड टू पीस एंड डेमोक्रेसी। तो इस तरह से आप क्वेश्चन फॉर्म बना लेते हैं। फिर आप इसमें सेटिंग नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। आप नल हाइपोथेसिस आपकी होती है मेन हाइपोथेसिस कि हाँ भाई जो डेमोक्रेसी है उसका इम्पैक्ट है पीस के ऊपर, ये आपकी मेन हाइपोथेसिस। और अल्टरनेट क्या होती है आपकी, अल्टरनेट होती है जो इसके बिल्कुल ऑपोजिट होती है, यानी कि भाई नहीं है इम्पैक्ट। ठीक है, डेमोक्रेसी का आपका कोई भी इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है, पीस के ऊपर या डेवलपमेंट के ऊपर। तो ये आपके दो किस्म के हाइपोथेसिस होते हैं। तो ये हाइपोथेसिस आप सेट कर लेते हो, लेकिन अभी तक ये प्रूव नहीं हुए हैं। इन्हीं हाइपोथेसिस में से जब आप प्रूविंग करेंगे, फाइंडिंग करेंगे, तो कोई एक हाइपोथेसिस इसमें से वो जो है ना वो एक्सेप्ट हो जाएगी। फिर आप डाटा कलेक्शन करते हैं। फिर डाटा कलेक्शन आपको पता है उसकी मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं। आप SEO, जो आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो टूल है, इसको आप यूज़ करते हैं। कीवर्ड रिसर्च होती है आपकी। ठीक है, जो आपकी सोर्सेज होती हैं वो आपकी JSTOR, गूगल स्कॉलर, इस तरह की आपकी सोर्सेज होती हैं, ऑनलाइन सोर्सेज। ज़्यादातर इन्हीं से हम आर्टिकल्स फाइंड आउट करते हैं। लाइब्रेरीज जाते हैं, सर्वेस करते हैं, इस तरह से हम अपना काम करते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा एक्सपेरिमेंटेशन का। एक्सपेरिमेंटेशन में हम जो टेस्ट है ना वो अप्लाई करते हैं। टेस्ट क्या होता है, टेस्ट जो है ना हम बेसिकली फाइंड करने के लिए कुछ भी रिलेशनशिप फाइंड करने, दो वेरिएबल्स, एक आपका जो है ना वो इंडिपेंडेंट और एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल का जो बीच का
जो है ना वो ताल्लुक़ है, रिलेशनशिप है, उसको फाइंड आउट करने के लिए कुछ टेस्ट हैं होते हैं हमारे पास। इसके लिए एक बहुत ही मशहूर सॉफ्टवेयर है SPSS। ये सॉफ्टवेयर बहुत मशहूर है, बहुत से रिसर्चर्स जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं और अच्छा इसका काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम टेस्ट अप्लाई करते हैं। एक मशहूर टेस्ट मैं आपको बताता हूँ एज एन एग्जांपल कि टी टेस्ट हम अप्लाई करते हैं फॉर कोर रिलेशन। हम कोर रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए टी टेस्ट अप्लाई करते हैं इस SPSS सॉफ्टवेयर में। हम जो फाइंडिंग होती है डाटा कलेक्ट करके सॉफ्टवेयर में पुट करते हैं और ये सॉफ्टवेयर हमें फिर जो है ना हमें बता देता है कि कोर रिलेशन है या नहीं है। तो उसके बाद अगला स्टेप हमारा होता है कि हम कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं। वो मैंने आपको बता दिया कोरिलेशन होती क्या है, बेसिकली समझ लें इसको कि आपकी देखें एक रेंज होती है। जब भी आप कोई सेट करते हैं ना, कोई बात सेट करते हैं, मिसाल के तौर पर एक तो आपका जो है ना क्वेश्चन ये आ गया आपका कि भाई आपका जो इम्पैक्ट है वो है पॉजिटिव इम्पैक्ट है पीस पे, और एक आपका है कि नहीं है इम्पैक्ट। तो बीच में आपके ये 0 to 1 की रेंज होती है आपकी। इसमें अगर आपका 0.5 से कम आया, माइनस जो है ना 0.5 से 0.4, 0.4 आंसर आ गया आपका कोरिलेशन जब आपने फाइंड आउट की, तो आपका 0.4 जवाब आ गया, तो आप समझेंगे कि भाई रिलेशनशिप नहीं है, यानी कि डेमोक्रेसी डज नॉट लीड टू पीस एंड डेवलपमेंट। तो और अगर 0.5 से ज़्यादा आ गया, 0.6 आ गया, तो आप बता देंगे कि भाई डेमोक्रेसी हैज़ इट्स इम्पैक्ट ऑन पीस एंड डेवलपमेंट। ठीक है, फिर आप बता देंगे कि कंक्लूडिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट। आप बता जब आप फाइंडिंग्स अपनी दिखा देंगे ना, आप जो है ना कोरिलेशन फाइंड करके इनको दिखा देंगे, शो कर देंगे, उसके बाद आप जो है ना वो एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे। ठीक हो गया। एब्स्ट्रैक्ट आपकी जो है ना वो होते हैं जो आपकी समरी होती है एक किस्म की आपके पूरे रिसर्च की, उसमें आप बता दो कि क्या आपने प्रूव किया है। तो अगर आपका मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका 0.5 से कम होगा तो आपकी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी, और अगर आपकी जो है ना वो 0.5 से ज़्यादा होगा तो आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। तो ये नल एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस का फ़र्क आप लोगों ने समझना है। अब हम देखते हैं कि भाई जो आपका साइंटिफिक मेथड आया दुनिया के अंदर, उसकी वजह से आपके क्या क्या तब्दीलियाँ आई दुनिया के अंदर, क्या इम्पेक्ट पड़ा है दुनिया के ऊपर उसका। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सोशल चेंजेस क्या हुई साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बाद। आपने देखा पहले ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था, अब हमारे पास ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट है। यूनाइटेड नेशन की मदद से हमने UDHR यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसमें जो है ना बहुत सारे राइट्स यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किए हैं ह्यूमंस के लिए, जिसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट राइट है सेल्फ डिटर्मिनेशन का। मतलब कि आपको अपनी अपनी ज़िंदगी, अपना जो है ना वो ज़िंदगी का जो मामला है उनको तय करने का इख्तियार ख़ुद दो। अपनी जो आपकी स्टेट है जहाँ आप रहते हो वहाँ पे आपको हुकूमत करने का इख्तियार हो। ठीक है। तो उसके बाद आपने देखा, आपने पोवर्टी एक मेन प्रॉब्लम हमारी सोशल प्रॉब्लम, उसको ख़त्म करने के लिए डिफरेंट मिशनरीज आपकी, जैसे कि UNO, इसमें भी UNO का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि इन्होंने ये शुरू किया पोवर्टी को ख़त्म करने के लिए। ठीक है। आपने देखा FATF बना लिया हमने, पहले नहीं होता था ये सब कुछ। अब हमने जो है ना वो टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए, और हमने मनी जो स्मगलिंग है आपकी उसको रोकने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए दुनिया भर में जो है ना हमने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना ली है जिसे हम FATF कहते हैं, जिसे हम फेडरल एक्शन टास्क फोर्स कहते हैं। तो अब टेररिज्म के ऊपर भी हम जो है ना वो कंट्रोल कर रहे हैं, हम जो है ना वो उनको जो फाइनेंस हो रहा है, फंडिंग हो रही है, उस पर भी हम कंट्रोल कर रहे हैं। पॉलिटिकल चेंजेस क्या हुए, चेंजेस इन द मीन्स ऑफ वॉरफेयर। मतलब पहले ऐसे होता था कि आपकी जो वॉर्स होती थी, आप देखते थे बॉम्ब्स, राइफल्स, आपकी जो न्यूक्लियर जो है ना वो वॉर्स भी हुई हैं, न्यूक्लियर वेपन भी आपने देखा गिराया गया World War II में। तो इतनी बड़ी बड़ी वॉर्स हुई, लेकिन आज साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने इतनी जो है ना वो इंटरकनेक्टेडनेस पैदा कर दी है, लोगों के बीच में इतने ताल्लुकात पैदा कर दिए हैं, ग्लोबलाइजेशन है कि लोग जो है ना वो वॉरफेयर के नए मीन्स बना लिए लोगों ने। आपने सुना होगा 5th जनरेशन वॉरफेयर, इसको आप इसमें जो है ना आपकी अनकन्वेंशनल वॉरफेयर भी आ जाती है। तो ये ऐसे नए मीन्स हैं जो हमने अब सीखे हैं। ठीक है।
फिर आपका डेमोक्रेटिक कल्चर आ गया है दुनिया के अंदर। आप देखते हैं भाई, लोगों ने डेमोक्रेसी की खातिर अपनी जानें कुर्बान की हैं। तो ये आप देखते हैं कैसी बात है कि डेमोक्रेसी की खातिर लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की, कितनी लड़ाइयाँ हुई दुनिया के अंदर। डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आपका इलेक्शन भी होते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम भी होता है, फेडरेशन, ये जो कुछ भी होते हैं डेमोक्रेटिक फीचर्स वो होते तो हैं, लेकिन लोगों के दिलों में अवेयरनेस, लोगों के दिमाग में डेमोक्रेसी के लिए अवेयरनेस जब आ जाती है, उसको हम डेमोक्रेटिक कल्चर कहते हैं। बहरहाल डेमोक्रेटिक प्रोसेस में वो जो अवेयरनेस होती है उसकी कमी होती है। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिप्लोमेसी आपकी पॉलिटिकल चेंजेस का एक अहम एस्पेक्ट है कि आपकी जो डिप्लोमेसी है वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गई है। आपने देखा है हम एम्बेसीज बनाते हैं दूसरे कंट्रीज़ में, अपने एम्बेसडर्स भेजते हैं वहाँ पर। और आपको एक और जो है ना वो पॉलिटिकल चेंज मिलेगा दुनिया में देखने को, वो है फ्लक्चुएटिंग वर्ल्ड ऑर्डर। आपने देखा वर्ल्ड वॉर टू से पहले आपका मल्टीपोलैरिटी थी, बहुत सारी ताकतें थी यूके, आपका फ्रांस, स्पेन और आपका रशिया, अमेरिका। फिर आपका जो है ना वो उसके बाद आपने देखा कि वर्ल्ड वॉर वन हुई, और फिर आपकी जो है ना वो उसके बाद भी मल्टीपोलैरिटी ख़त्म नहीं हुई। फिर आपने देखा वर्ल्ड वॉर टू जब ख़त्म हुई तो मल्टीपोलैरिटी तो ख़त्म हो गई, फिर बायपोलैरिटी शुरू हो गई। बायपोलैरिटी के बाद जब आपकी कोल्ड वॉर ख़त्म हुई तो सिर्फ यूनिपोलैरिटी हो गई, जिसमें आपका अमेरिका ही अब अकेली पावर है। तो वो यूनिपोलैरिटी का मतलब भी यही है कि एक पावर, और बायपोलैरिटी में दो पावर्स होती हैं, जैसे कि कोल्ड वॉर में था, जैसे कि यूएसए और रशिया था वहाँ पर। ठीक है, इकोनॉमिक चेंजेस आपकी क्या आई, अब देखें। इकोनॉमिक लिबरलिज्म, ये एक थ्योरी आई हमारे पास। बेसिकली जो आपका लिबरलिज्म है ना, देखें जो भी थ्योरी होती है ना उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, याद रखें बात। एक होता है आपका पॉलिटिकल एस्पेक्ट और एक होता है आपका इकोनॉमिक एस्पेक्ट। तो आपने देखा है आपके सिलेबस के अंदर जो IPE है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, वो जो थ्योरीज हैं जितनी भी, उसके अंदर भी आपके यही आइडियलिज्म और रियलिज्म ही मेन थ्योरीज हैं। लेकिन वो जो हमने पहले डिस्कस किए वो उनके पॉलिटिकल एस्पेक्ट थे, और जो हम इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में डिस्कस करेंगे वो उनके इकोनॉमिक फैसेट्स होंगे। ठीक हो गया, ये आपका सिस्टम शुरू हुआ। इकोनॉमिक लिबरलिज्म ने हमें, इस थ्योरी ने हमें कैपिटलिज्म की थ्योरी दी, कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी दी हमें, जो कि आपको पता है यूएसए की अब एक आइडियोलॉजी है बाकायदा। इसके लिए यूएसए लड़ाई भी करता है, जिसका मतलब है सरमायादाराना निज़ाम, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी राइट। प्रॉपर्टी राइट जो है वो एक आम आदमी के पास जब आएगा तो इसे हम कहते हैं कैपिटलिज्म। प्रॉपर्टी खरीदने का राइट, बेचने का राइट, उसको होल्ड करने का राइट, ये तमाम राइट्स। लेकिन कम्युनिज्म इसके ऑपोजिट जो है ना एक फिनोमिनॉन है, एक जो है ना वो आइडियोलॉजी है, जिसके मुताबिक जो प्रॉपर्टी होगी वो सारी की सारी गवर्नमेंट की होगी, आवाम सिर्फ वहाँ पे रह सकती है मगर वो गवर्नमेंट की ही मलकियत में होगा सब कुछ। राइज ऑफ चाइना एज एन इकोनॉमिक पावर, ये एक एग्जांपल हमने आपको दे दी। ठीक है, तो अब आप देखते हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी जो सिस्टम है आपका वो भी इंट्रोड्यूस हो चुका है दुनिया के अंदर। जैसे कि आपने देखा था आपका वर्ल्ड बैंक, आपका जो है ना वो IMF, ये तमाम जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये आपकी इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम यानी कि वो रेगुलेट करती हैं। वो हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे, जब आप IPE को डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि मॉनेटरी सिस्टम क्या होता है। फिर हम एजुकेशनल चेंजेस हमारे पास क्या आती हैं कि आप देखते हैं जो एजुकेशन है आपकी वो डिजिटलाइज हो जाती है। मतलब कि आप देखते हैं इजीली एक्सेस है हमारे पास एजुकेशन के लिए, कोई मसला नहीं, आप घर बैठे एजुकेशन हासिल कर सकते हैं और अच्छी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। आपको जो है ना वो इंटरनेट से आप बुक्स परचेज़ कर सकते हैं, यानी कि जो आपका इंटरनेट आया उसने, टेक्नोलॉजी ने आपका दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया, अवेयरनेस आ गई लोगों के अंदर, ये बहुत बड़ी बात है। जब अवेयरनेस आएगी तो फिर पार्टिसिपेशन भी अल्टीमेटली इंक्रीज़ हो जाएगी। तो लोगों ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर, डेमोक्रेटिक कल्चर के अंदर। लोगों ने जो है ना वो अपना इंटरनेशनल अरीना में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेट करना शुरू किया। ठीक हो गया, तो ये आपका जो है ना वो साइंटिफिक रेवोल्यूशन जो था हमने वो डिस्कस कर लिया।
अब हमारी जो बात है वो हम, क्योंकि साइंटिफिक रेवोल्यूशन एक मेथड था, उसने हमें मेथड भी बता दिया सब कुछ, उस मेथड को एडॉप्ट किसने किया? बिहेवियरल अप्रोच वालों ने, इसीलिए हम इसको साइंटिफिक अप्रोच भी कहते हैं। तो इसका जो इंट्रोडक्शन है वो ये है कि नॉट ओनली पॉलिटिकल साइंस, यानी कि सिर्फ पॉलिटिकल साइंस नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के अलावा और भी चीज़ें हैं। आप याद करें हमने बात की थी इंटरनेशनल लॉ भी है, फिलॉसफी भी है, ये तमाम चीज़ें हैं। तो हम इन तमाम चीज़ों के अलावा नेचुरल साइंसेस को भी इंक्लूड करते हैं साइंटिफिक अप्रोच के अंदर। ट्रेडिशनल अप्रोच में पॉलिटिकल साइंस था, और भी चीज़ें थी आपकी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, लॉ, फिलॉसफी, ये तमाम चीज़ें थी। लेकिन अब नेचुरल एंड सोशल साइंसेस को ऐड किया गया, जिसमें आपकी साइकोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, इस तरह की चीज़ें आपकी ऐड हुई, जिसको हम नेचुरल साइंसेस कहते हैं। तो ये जो थी, उनका जो ताल्लुक था बिहेवियरल अप्रोच का, वो या तो एक्सप्लेनेटरी या फिर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के साथ था इनका ताल्लुक। यानी कि हम या तो एक्सप्लेन करेंगे या फिर हम एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन हम कोई सोल्यूशन हम नहीं देंगे, कोई भी सोल्यूशन हमारे ज़िम्मे नहीं होगा। ठीक है, और यही इन पर क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है कि सोल्यूशन उन्होंने कोई भी नहीं दिया। तो ये एक्सप्लेनेटरी या एक्सप्लोरेटरी अप्रोच अपनाएंगे, लेकिन जो आपके नॉर्मेटिव अप्रोच जो है, जो कि आपकी, आपने देखा था रियलिज्म और आइडियलिज्म में अपनाई जाती थी, ह्यूमन नेचर जो है ना, मोरल प्रिंसिपल्स, ऑब्जेक्टिव लॉज, हमने बात की थी ना जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स की, यानी कि जो आम तौर पे जो दुनिया के अंदर जो है ना वो काबिल कबूल बातें हैं, जैसे कि चोरी नहीं करनी है, मर्डर नहीं करना है, रेप नहीं करना है, ये तमाम चीज़ें। तो वो उनका बहुत बड़ा रोल था ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर। लेकिन जो आपकी ये जो आपकी बिहेवियरल अप्रोच है, जो कि साइंटिफिक अप्रोच है, उसने कहा ये इमोशंस जो हैं, नॉर्मेटिव अप्रोच जो है आपकी, उसको आप बाहर निकालो, इसकी ज़रूरत नहीं है। हमने लॉज डेवलप करने हैं, फैक्ट्स डेवलप करने हैं, हमने थ्योरीज डेवलप नहीं करनी, हमने पक्की टक्की बात करनी है। हमने ऐसी बात नहीं करनी है जो कि ये उसमें शक हो कि ये हवाई बात है, टेस्टेबल ना हो, यानी कि उसको टेस्ट नहीं कर सकें आप। तो आपने देख लिया टेस्ट कैसे करते हैं, वो भी हम एग्जांपल में दिखाएंगे भी आपको। तो आप जो है ना वो थ्योरीज नहीं बनाएंगे, आप लॉज बनाएंगे, फैक्ट्स बनाएंगे। फिर इमोशंस एंड वैल्यूज़ जो हैं उनको आप निकाल देंगे, इनका कोई ताल्लुक नहीं है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के साथ। ये बात की बिहेवियरल अप्रोच वालों ने, तो है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन इनकी राय यही है कि इमोशंस एंड वैल्यूज़ का जो आपका पॉलिटिक्स है उसमें कोई काम नहीं है। अच्छा जी, अब ये जो आपकी बिहेवियरल अप्रोच थी, ये उसी साइंटिफिक मेथड के ऊपर बेस कर रही थी जो कि हमने साइंटिफिक अप्रोच के अंदर, साइंटिफिक मेथड में हमने डिस्कस की थी। तो वही बात है, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, फिर डाटा कलेक्शन, एक्सपेरिमेंट और फाइंडिंग, और यही आपकी रिसर्च हो गई ना सारी की सारी। तो आप देखते हैं एक फ्लो चार्ट हमने बना दिया है, या पेपर में भी इस तरह बना सकते हैं, मसला नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम एक एग्जांपल की, ये देखें बिहेवियरल अप्रोच बस यही है एक बात, ठीक है। अब लेकिन जो अडॉप्ट किया इन्होंने सिस्टम, उस सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए मिसाल के तौर पर लिबरलिज्म वाले बात करते हैं, एक लिबरलिज्म जो आइडियोलॉजी है आपकी, थ्योरी है, उस वो बात करते हैं कि जो डेमोक्रेसी है, मिसाल के तौर पर एक क्वेश्चन हम सेट करते हैं सबसे पहले, कि डेमोक्रेसी जो है वो क्या करती है, वो लीड करती है टू द पीस एंड डेवलपमेंट। अब दो वेरिएबल्स आ गए हमारे पास, एक आपकी आ गई डेमोक्रेसी, जो कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि ये किसी से इम्पेक्ट नहीं हो रहा, बल्कि ये आपका इम्पेक्ट कर रहा है, किसको इम्पेक्ट कर रहा है, आपका पी एंड डी को, यानी पीस एंड डेवलपमेंट को। तो अब डेमोक्रेसी लीड करती है पीस को और डेवलपमेंट को, ये बात की आपके किसने, लिबरल आइडियोलॉजी वालों ने, लिबरल थ्योरी वालों ने। लेकिन जो इसी सवाल को, इसी बात को हल करेंगे बिहेवियरलिस्ट अप्रोच वाले आपके, वो कैसे करेंगे, वो एक क्वेश्चन कायम करेंगे कि डज डेमोक्रेसी लीड टू पीस एंड डेवलपमेंट। तो ये बात वो करेंगे एक, और फिर इस सवाल के ऊपर वो फिर एविडेंसेस इकट्ठे करेंगे, ठीक है। ये है बेसिकली साइंटिफिक मेथड। तो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और एक्सप्लेनेशन करते हैं उसी जो
हमारा फ्रेमवर्क है, उसी फ्रेमवर्क में हम एक एग्जाम्पल को फिट करके एक हम आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे है एग्जैक्टली कैसे होगी रिसर्च। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि हम रिसर्च करेंगे टू मेक प्रिडिक्शंस। देखें, आपने हमने बात की थी ना, या एक्सप्लोरेटरी या एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लेन करेंगे या एक्सप्लोर करेंगे, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी। ये आपका पहला स्टेप आ गया। ठीक है, दूसरा स्टेप आपका क्या होगा कि आप ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को। ठीक है, आप जब ऑब्जर्व करेंगे उसमें आप एक फ्रेमवर्क बनाएंगे और टॉपिक सेलेक्ट करेंगे अपना। जो भी आपका टॉपिक है उस टॉपिक के लिए आप एक स्ट्रक्चर जो है ना वो खड़ा कर देंगे अपने लिए, और उस स्ट्रक्चर में उसको फिट करेंगे। इसमें आप रिसर्च टाइप, हमने बात की थी साइंटिफिक मेथड में कि आप रिसर्च टाइप अपनी बताएंगे कि आपकी एक्सप्लेनेटरी है या एक्सप्लोरेटरी है। एक साथ दोनों तो नहीं होते ना, एक वक्त में एक ही काम होगा। तो उसके बाद आपने देखा था कि मेथडोलॉजी भी हम बताते हैं कि ऑब्जर्वेशन, फोकस ग्रुप, केस स्टडीज़ वगैरह वगैरह। तो हमारी जो एग्जांपल हमने ली हुई है, हम जो समझ रहे हैं एक बात को कि डेमोक्रेसी के डज डेमोक्रेसी लीड टू पीस एंड डेवलपमेंट और नॉट तो नहीं, बस डज डेवलपमेंट लीड टू पीस और एंड डेवलपमेंट, ये एक हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हम जो अप्रोच अपनाएंगे, जो रिसर्च टाइप होगा हमारा, वो क्या होगा हमारे एग्जाम्पल में। वो आप दूसरी एग्जाम्पल्स में दूसरी जो है ना वो चीज़ें भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम्पल में आपको समझाने के लिए हम एक्सप्लेनेटरी, जो आपका मेथड एक्सप्लेनेटरी टाइप ऑफ रिसर्च है वो अपनाएंगे। और जो मेथडोलॉजी होगी हमारी वो केस स्टडी होगी। ये तमाम चीज़ें आप पहले से बताते हैं, रिसर्च जब आप करते हैं तो ये तमाम चीज़ें आप पहले से बताते हैं कि मेरा मेथड क्या होगा, मेरी जो है ना वो टाइप कौन सी होगी रिसर्च की। उसके बाद आप हाइपोथेसिस सेट करते हैं। हाइपोथेसिस क्या होती है आपकी, ये बेसिकली आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हमने बात कर ली थी पिछले लेक्चर में। तो बात क्या थी कि डज डेमोक्रेसी लीड टू पीस एंड डेवलपमेंट, ये हमारी एक हाइपोथेसिस ही है। ये जो क्वेश्चन है ना, हमने जो शुरू में ही हमने एक क्वेश्चन हमने ढूंढा था, कोशिश की थी कि हम इस क्वेश्चन पे काम करेंगे, तो यही हमारा मेन क्वेश्चन है और यही हमारी हाइपोथेसिस होती है। और यही, इसमें दो किस्म की हाइपोथेसिस होती है। एक होती है नल हाइपोथेसिस, जो आपकी मेन बात होती है, जो मेन सवाल होता है, आप वो कर देते हैं कि डज डेमोक्रेसी लीड टू पीस एंड डेवलपमेंट। तो ये आप नल हाइपोथेसिस में, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन फॉर्म में नहीं लिखा है, लेकिन आप क्वेश्चन फॉर्म में कर लें, ना करें तो भी मसला नहीं है। तो पहली आपकी मेन बात आ गई कि डेमोक्रेसी लीड्स टू पीस एंड डेवलपमेंट। दूसरी आपकी ऑल्टरनेटिव, यानी कि अगर ये आपकी बात साबित नहीं होती है तो फिर ऑल्टरनेटिव जो आपकी बात होगी वो क्या होगी, वो ये होगी कि डेमोक्रेसी डज नॉट लीड टू पीस एंड डेवलपमेंट। तो दो बातें बिल्कुल ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। एक में कि हाँ लीड करता है पीस एंड डेवलपमेंट को, और दूसरे में कि नहीं करता। ठीक है, ये हमारा जो है ना वो एग्जाम्पल में हमने ये बातें फिट कर रहे हैं। तो ये नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दो अकसाम होती हैं। उसके बाद आप जो है ना फोर्थ आपका स्टेप क्या होता है कि आप डेटा कलेक्ट करना शुरू करते हैं। इसमें आपका जो मेन फोकस ऑफ स्टडी होता है, मतलब जो आप क्या चीज़ पढ़ेंगे, आप हिस्ट्री या जो भी आप चीज़ें पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फ़िलासफ़ी पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, या जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं उनके अंदर आप जो ख़ास तौर पर आप इनका यूज़ कैसे करते हैं, मैथ्स का, स्टैट्स का, वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली तो आप पॉलिटिकल साइंस में ही देख रहे हैं ना, तो पॉलिटिकल साइंस में आपको बेसिकली तो वही हिस्ट्री आपको जाननी पड़ेगी ना। तो हिस्ट्री में आप पॉलिटिकल एक्टर्स को देखोगे, पॉलिटिकल एक्टर्स को स्टडी करोगे, जो मेन फोकस होगा आपका। ठीक है, तो पॉलिटिकल एक्टर्स आपके क्या होते हैं, आपके स्टेट्स होते हैं। हमारे केस में हम बात करेंगे कि हमारे केस में एग्जांपल के लिए हमने यूएसए और यूरोप को लिया है कि इन दोनों के ऊपर हम जो है ना केस स्टडी करेंगे, इन दोनों के ऊपर हम डाटा कलेक्ट करेंगे। अब हम जो है ना रिसर्च टेक्निक्स भी अप्लाई करेंगे, जो साइंटिफिक टेक्निक्स हैं हमारी। फिर हम उसमें तो हमने जो है ना वो हिस्ट्री की, लॉ की मदद ली ना। अब जो हम मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और साइकोलॉजी को हमने जो बात की थी ना कि इनको भी ऐड किया गया है,
वो कैसे करेंगे वो हम क्वांटिफिकेशन करेंगे। मतलब ये कि उनके अंदर हम स्टेट जो हमने यूएसए यूरोप का जो एक्टर्स उनका जो बिहेवियर हमने देखा, उसमें हम क्या ढूंढते हैं बेसिकली मैं आपको बताऊं, जो आपका पॉलिटिकल एक्टर्स होते हैं ना, उनमें भी आपको एक ख़ास चीज़ और नज़र आती है, जो कि आपकी होती है ह्यूमन बिहेवियर। जो कि ह्यूमन जो आपका बिहेवियर होता है ना, वो आपका होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट जब होता है तो उसमें आप एक पैटर्न फाइंड आउट कर सकते हो उसमें। वो पैटर्न क्या हो सकता है? वो पैटर्न अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर आप देखते हो कि 1930 टू 1939 इस टाइम पीरियड में आप देखते हो कि हिटलर का जो बिहेवियर था वो कैसा था। उसके बिहेवियर में आपको जो है ना एक पैटर्न नज़र आएगा। उसके बिहेवियर में वो पैटर्न क्या है? वो पैटर्न आपको एग्रेसिवनेस नज़र आएगी, और आपको जो है ना वो काफ़ी जुल्म व सितम नज़र आएंगे, और काफ़ी चीज़ें आपको उसके अंदर नज़र आएंगी। तो वो एक पैटर्न होगा हिटलर के बिहेवियर का। तो ये पैटर्न आपने बेसिकली फाइंड आउट करना है। इसके लिए तो आपको हिस्ट्री चाहिए, लेकिन इसके अंदर सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं, आपके स्टैटिस्टिक के जो फैक्टर्स होते हैं। स्टैटिस्टिक्स आपको पता है बड़ी फील्ड है, ठीक है। अब मैं उसके बारे में यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा ताकि डेविएट ना हो जाए टॉपिक से, लेकिन स्टैटिस्टिक्स को हम ऐसे ही अप्लाई करेंगे कि हम जो फिगर्स हैं आपके, ठीक है, वो हम ढूंढेंगे, फैक्ट्स हम ढूंढेंगे, ठीक है। साइकोलॉजी को हम स्टडी करेंगे, तो हम साइकोलॉजी की मदद ऐसे लेंगे कि हम साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर के बारे में क्या कहती है वो हम देखेंगे। ह्यूमन बिहेवियर की टाइप्स क्या क्या हैं, फिर हम उन टाइप्स में हम फिट कर रहे होंगे कि भाई कौन सी टाइप आपकी यूएसए और यूरोप की है। तो इस तरह से आप दूसरी जो नेचुरल साइंसेस हैं उनके अलावा आप जो है ना क्वांटिफिकेशन भी आप करते हैं। मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के टूल्स को आप यूज़ करते हैं। क्वांटिफिकेशन का मतलब आप समझ लें कि जिसमें कोई नंबरिंग का सिलसिला होता है। अब क्या है, हम अपनी रिसर्च के लिए, डाटा कलेक्शन के लिए, हमने भी वही जो बात की थी, जे स्टोर और गूगल स्कॉलर के जो आर्टिकल्स हैं वो ज़्यादा मशहूर होते हैं रिसर्च करने के लिए। उसके अलावा लाइब्रेरीज में भी हम कंसल्ट करेंगे अपनी केस स्टडीज़ को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो हमारी प्रेफरेंस भी यही है कि हम केस स्टडी करेंगे। एक्सपेरिमेंटेशन एंड वेरिफिकेशन इज़ द नेक्स्ट स्टेप। इसमें हम देखते हैं कि हम वही मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का कैसे यूज़ करते हैं, वो अब आपको पता चल जाएगा। तो मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में एक टेस्ट होता है, हम डिस्कस करते हैं, जिसको हम टी टेस्ट कहते हैं। उसके अलावा रेग्रेशन की भी एक टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं। रेग्रेशन की टेक्निक हम फाइंड आउट करते हैं डिपेंडेंस, यानी कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे क्या डिपेंडेंस है, यानी कि डेमोक्रेसी की आपके ऊपर, सॉरी, पीस एंड डेवलपमेंट की आपकी डेमोक्रेसी के ऊपर क्या डिपेंडेंस है, ठीक है भी या नहीं है, रिलेशनशिप है या नहीं है। और उस रिलेशन से पता चल गया कि भाई है या नहीं है। अब अगर है तो उस है के बाद आप टी टेस्ट लगा के को रिलेशन फाइंड आउट करते हो। को रिलेशन में आप स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप देखते हैं। वो हमने बात की थी ना रेंज की, कि आपकी 0 to 1 की रेंज होती है, ठीक है। 0.5 से ऊपर आया तो पॉजिटिव, 0.5 से नीचे आया तो आपका नेगेटिव रिजल्ट आता है, ठीक है। तो ये आप टेस्ट लगाते हो। इसमें एक सॉफ्टवेयर आपको मैंने बता दिया था कि SPSS एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि रिसर्चर्स आपके यूज़ करते रहते हैं। वेरिएबल्स हमारे पास कौन कौन से हैं? आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल में आपने देख लिया कि पीस एंड डेवलपमेंट है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है किस पे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, जो कि हमारी डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी जो फाइंडिंग होगी, हम टेस्ट वगैरह लगा के, ये वो तो जो इम्कान है ज़्यादा वो यही होंगे, क्योंकि हमारे पास अब तो हम टेस्ट तो नहीं लगा रहे यहाँ पे, लेकिन चलें सपोज कर लें कि हमारी जो रिज़ल्ट आया वो यही आया कि नल हाइपोथेसिस इज़ एक्सेप्टेड एंड ऑल अल्टरनेट इज़ रिजेक्टेड। क्या मतलब इसका? कि हमारी जो नल हाइपोथेसिस थी, नल हाइपोथेसिस क्या थी, मैं आपको फिर से दिखाऊं। ये देखें, ये हमारी नल एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है हमारी, वो ये है, आप देखें। नल ये थी कि डेमोक्रेसी लीड्स टू पीस एंड डेवलपमेंट, तो नल एक्सेप्ट हो चुकी है, गुड। और ऑल्टरनेट रिजेक्ट हो चुकी है कि डेमोक्रेसी डज नॉट लीड टू पीस एंड डेवलपमेंट। तो ये आपकी जो है ना वो नल हाइपोथेसिस जो है,
जो आपकी मेन बात थी वो प्रूव हो चुकी है। अब उसके बाद आप क्या करते हैं, अपनी फाइंडिंग्स अपनी शो कर देते हैं और फिर आप एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग करके अपनी जो कंक्लूजन दे देते हैं, समरी आप अपनी जो रिसर्च की है वो दे देते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना, जो हमने अभी सारा सिस्टम हमने डिस्कस किया, उसके कुछ फीचर्स हमें बताए हैं किसने, जो आपके बिहेवियरलिस्ट अप्रोच के जो मेन प्रोपोनेंट थे, जो कि आपके डेविड ईस्टन थे, उन्होंने हमें बताया कि जो पैटर्न फाइंड आउट करने की जो बात की वो भी इन्होंने ही की थी। हमने देखा था ना कि ह्यूमन बिहेवियर में एक पैटर्न फाइंड आउट करते हैं, तो इन्होंने कहा था कि कंसिस्टेंसी इन सब्जेक्ट आपने देखनी है, और उसमें जो पैटर्न होगा वो मैंने आपको समझा चुका हूँ। इसमें हिटलर की मिसाल भी मैं आपको दे चुका हूँ। फिर आप एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, वो भी हमने समझ लिया कि एक्सपेरिमेंटेशन में हम टेस्ट वगैरह अप्लाई करते हैं। ये 8 प्रिंसिपल्स ऑफ जो आपके डेविड ईस्टन है वो उनके हैं, ठीक है। फिर हम साइंटिफिक टेक्निक्स लगाते हैं। आपने देखा हमारी साइंटिफिक टेक्निक तो पूरी की पूरी हमने जो ओवरऑल समझ ली ना कि साइंटिफिक टेक्निक पे ही आपने चलना है। ऐसी आपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है, हाइपोथेसिस डेवलप करनी है, इस तरह से आपने काम करना है। यही आपकी साइंटिफिक टेक्निक है। आपने मोरल प्रिंसिपल्स को कंसीडर नहीं करना। ये प्रिंसिपल भी किसने दिया, डेविड ईस्टन ने दिया, और हम डिस्कस कर चुके हैं इस प्रिंसिपल को, ठीक है, पहले ही। अब अगला काम ये होगा कि नॉलेज एक्सपेंडिंग, यानी कि नो सोल्यूशन, ठीक है, नॉलेज सिर्फ ओनली नॉलेज एक्सपेंड करने के लिए हम काम करेंगे, नॉट टू प्रोवाइड सोल्यूशन, यही अगला पॉइंट आ गया इनका। इंटीग्रेशन विद अदर सोशल एंड नेचुरल साइंसेस, ये भी हमने देख लिया कि अदर सोशल एंड नेचुरल साइंसेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जो आपका साइकोलॉजी, आपकी ये तमाम चीज़ें हमने क्या की, ऐड कर दी ना। मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स वगैरह भी हमने ऐड कर लिया पॉलिटिकल साइंस, लॉ, फिलॉसफी के साथ, ठीक है। और आपका आखिरी जो है प्रिंसिपल वो है क्वांटिटेटिव रिसर्च, ठीक है, यानी कि आपने फैक्ट्स, आपके जो फैक्ट्स होंगे और आपके जो फिगर्स होंगे उन पे खेलना है आपने। एक्सपीरियंस नॉलेज की बेस पे बात नहीं होगी। आप क्वालिटेटिव, एक होती है क्वालिटेटिव रिसर्च और एक होती है क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो यही फ़र्क होता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च में, कि आप क्वांटिटेटिव रिसर्च में आप ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स और फिगर्स आप हाईलाइट करते हो, फिगर्स और फैक्ट्स, ठीक है। तो ये आपका प्रिंसिपल्स दिए किसने, डेविड ईस्टन ने। तो यही थी आपकी सारी की सारी जो आपकी बिहेवियरल अप्रोच हमने देखी, वो यही है, ठीक हो गया। इसके बाद हम इसकी देखते हैं प्रोपोनेंट्स थोड़े से, 1 मिनट में इसके प्रोपोनेंट्स भी देख लेते हैं। एक जो पहले हैं वो है आपके रॉबर्ट डॉल, जिन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटेस्ट इन पॉलिटिकल साइंस दिया। इन्होंने यही बताया कि जो बिहेवियरल अप्रोच है वो आपकी जो ट्रेडिशनल अप्रोच के खिलाफ एज अ प्रोटेस्ट है, एक प्रोटेस्ट है ये बिहेवियरल अप्रोच, ठीक है। तो दूसरे आपके थे चार्ल्स मैरियम, इन्होंने न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स को हाईलाइट किया। उसमें यही इन्होंने बातें की जो हमने अब कर ली हैं सारी की सारी। डेविड ईस्टन के 8 प्रिंसिपल्स तो हमने देख ही लिए। और एक और मज़े की बात कि जो आपकी अगला टॉपिक है सिस्टम अप्रोच का, उनके जो प्रोपोनेंट थे वो भी आपके डेविड ईस्टन ही थे, ठीक हो गया। तो अब हम बात करते हैं सिस्टम अप्रोच की, सिस्टम अप्रोच क्या है। सिस्टम अप्रोच पे हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम ज़्यादा बात किए बगैर पहले इनके जो है ना वो प्रोपोनेंट्स देखते हैं कि मोर्टन कैप्लन और डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन को तो हमने बात कर ली थी कि सिस्टम अप्रोच में इनका बड़ा रोल है, और मोर्टन कैप्लन। इसके अलावा प्रोफेसर रॉबर्ट ई हारकवे, इनका भी बहुत जो है ना ये भी इसके प्रोपोनेंट्स में है। सिस्टम का मतलब समझें कि इज़ अ बॉडी एवरी पार्ट ऑफ विच इज़ इंटर रिलेटेड, यानी कि सिस्टम एक ऐसा जिस्म है जिसके तमाम पार्ट्स आपस में कनेक्टेड है। जैसे हमारे हाथ है ना, आपस में कनेक्टेड है, हर चीज़ आपस में कनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है, काम करती रहती है एक दूसरे के साथ मिलके। एक चीज़ के बगैर दूसरी चीज़ नहीं हो सकती, रिलेशंस नहीं बन सकते, ठीक है। सिस्टम इन्फ्लुएंसेस एनवायरनमेंट एंड वाइस वर्सा, यानी कि आपका सिस्टम तो एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन जो एनवायरनमेंट है आपकी वो भी आपके सिस्टम को इन्फ्लुएंस करती है। इसी को हम वाइस वर्सा कहते हैं। सिस्टम इंक्लूड्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो आपके एस्पेक्ट्स होते हैं अलॉन्ग विद देयर सब सिस्टम्स, यानी कि जो सोशल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम और पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर के जो
जो सब सिस्टम्स हैं वो भी हम इसमें देखते हैं, सिस्टम अप्रोच के अंदर हम देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड्री, जो आपकी बाउंड्री का कॉन्सेप्ट है ऑफ सिस्टम्स, यानी कि सिस्टम्स के की बाउंड्री। एक तो होती है आपकी स्टेट्स की बाउंड्री, तो स्टेट्स की नहीं, सिस्टम्स की बाउंड्री। ये आप देखें कि एक बड़ा सिस्टम है और उसके अंदर कई सारे सिस्टम्स हैं, ठीक है, यानी कि जिसको हम सब सिस्टम्स कहते हैं, और सबके आपस में बॉर्डर्स हैं। आप देखते हैं सबकी लाइंस डिफाइंड है, भाई इसका ये पार्ट है, इसका ये पार्ट है, तो डिफाइंड है सारी की सारी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम आर नेशन स्टेट, यानी कि इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपकी नेशन स्टेट है, यानी कि एक स्टेट खुद है। तो वो जो नेशन स्टेट है उसके पास सोवरेंटी है, वो सोवरेंटी जो है उसको एंजॉय करती है, ठीक हो गया। ये आपका सिस्टम, एक सिस्टम के अंदर एक इंट्रोडक्शन देखा हमने। अब हम इसका बाकायदा एक मॉडल देखते हैं कि आपका मोर्टन कैपलन, जो कि मेन प्रोपोनेंट हैं आपके जो सिस्टम अप्रोच है, उसकी उन्होंने 6 मॉडल दिए थे इंटरनेशनल सिस्टम के, वो हम देखते हैं क्या है। तो पहला मॉडल उन्होंने दिया था कि द बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम। इसमें क्या होता है कि एक पावर है, ये आपकी देखें, ये एक स्टेट है, फिर दूसरी बी स्टेट है, सी स्टेट है और डी स्टेट है, 4 स्टेट्स हैं। और ये जो गोल दायरा है ये इनकी पावर्स को डिनोट कर रहा है। तो आप देखते हैं सबकी पावर सेम है, सबकी पावर सेम है, किसी की बड़ी छोटी नहीं है, किसी की पावर ये नहीं है किसी की इतना बड़ा जो है ना पावर हो, सबकी जो है ना वो एक बराबर पावर्स हैं। लिहाजा क्या हुआ, बैलेंस कायम हो गया सबके बीच में। तो ये एक ऐसा सिस्टम भी होता है दुनिया में, और रहा भी है एक टाइम में ऐसा सिस्टम, कि जब आपका बहुत सारी, यानी कि 4 या 5 पावर ऐसी होती हैं जो कि बड़ी और एक बराबर पावर्स होती हैं, उनकी तमाम की जो पावर्स होती हैं वो सेम होती हैं। तो इस तरह से जो बैलेंस होता है पावर्स के बीच में वो आपका मेंटेन हो जाता है। नो रिस्क ऑफ वॉर अनटिल डिसरप्टेड। तो जब तक आपका ये बैलेंस ऑफ पावर डिसरप्ट नहीं होता, यानी कि जो मिसाल मान लें बी ने अपनी ताकत बढ़ा ली, ये ले, अब जब इस ताकत अपनी बढ़ा ली तो डिसरप्ट हो गया बैलेंस ऑफ पावर, तो अब फिर लड़ाई और कॉन्फ्लिक्ट का खतरा होता है, ठीक है। उसके बाद आपके जो बैलेंस ऑफ पावर के भी इन्होंने 6 रूल्स बताए हैं, ये जल्दी से देख लेते हैं कि आपने क्या करना है कि जो अपनी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो बढ़ानी है अगर, तो आपने निगोशिएशंस के थ्रू बढ़ानी है, आपने एग्रेसिव मींस के थ्रू नहीं बढ़ानी। जिसकी मिसाल सबसे बड़ी आपकी शिमला एग्रीमेंट, शिमला अकॉर्ड जो हुआ था हमारा भुट्टो 1970, आपका आई थिंक 1972 में हुआ था, तो वो आप देख लेना। तो वॉर ऑन द रिस्क ऑन नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि अगर चले आपका बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन अगर नेशनल इंटरेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ आता है और उस पर लड़ना पड़ता है आपको, तो लड़ो बेशक, अगर ज़रूरी है तो लड़ो, ठीक है। ये एक जो है ना मॉडल कॉन्सेप्ट दिया बैलेंस ऑफ पावर का इन्होंने। फिर इन्होंने बात की कि वीकर स्टेट शुड लीव, जो कमज़ोर स्टेट है उसको मैदान से निकल जाना चाहिए, ज़्यादा टाइम ज़ाया अपना भी ना करे और दूसरों का भी ना करे। अगला इन्होंने बैलेंस ऑफ पावर का प्रिंसिपल दिया प्रिवेंशन ऑफ फर्दर कोलिशन, यानी कि ठीक है जो पहले से जो आपके अलायंसेस बने हुए हैं 2, ठीक है, अब ये नहीं है कि एक तीसरा अलायंस भी आए, तीसरा अलायंस को आने की इजाज़त यहाँ पर नहीं है, उसको नहीं तीसरा अलायंस बनने नहीं देना है आपने, वरना और मामलात ख़राब हो जाएंगे। प्रिवेंशन ऑफ सब्सक्राइबिंग अलायंस, यानी कि अगर कोई दूसरा छोटा कंट्री इस कंट्री को ज्वाइन करता है, आप देखते हैं, तो इससे भी मना करना है उसको, अलायंसेस बनाने से मना करना है उसको, ठीक है, ताकि मेंटेन रह सके बैलेंस ऑफ पावर। तो डिफीटेड शुड बी परमिटेड टू री एंटर, अगर कोई हार गया है, देखिए हमने बात की थी कि वीकर स्टेट शुड लीव, लेकिन वो अलग बात है और डिफीटेड स्टेट अलग बात है, वीक होना अलग बात है, हार जाना अलग बात है। तो डिफीटेड स्टेट शुड बी परमिटेड टू री एंटर। तो अगला जो सिस्टम इन्होंने बताया वो बताया हमें लूज बाइपोलर सिस्टम। वो क्या है कि इसमें जो है ना आपका अगर बैलेंस ऑफ पावर डिस्ट्रॉय हो जाए तो आपका ये सिस्टम बन जाता है लूज बाइपोलर सिस्टम। इसमें होता क्या है कि 2 सुपर पावर्स होती हैं, एक आपकी होती है ए और एक होती है बी। तो जो छोटी स्टेट्स होती हैं वो या तो बी को ज्वाइन करती हैं या फिर ए को ज्वाइन करती हैं, लेकिन कुछ स्टेट्स यहाँ पर होती है ऐसी हैं जो कि नॉन अलाइंड होती हैं, वो किसी के साथ अलाइंड नहीं होती हैं, और वही जो स्टेट्स होती हैं वो एज अ ट्रांजिशनल पावर फिर रोल प्ले कर रही होती हैं, ठीक हो गया। तो बोथ सुप्रानेशनल एंड नेशनल एक्टर्स जो है ना वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सुप्रानेशनल क्या होता है, नेटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट, ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं,
ठीक है। इसके अलावा यूएनओ भी इसकी एक एग्जांपल है। तो आप देखते हैं कि जो भी आपकी वो होती है नॉन अलाइंड, जो आपकी एंटिटीज़ होती हैं, उनमें स्टेट्स तो आती ही आती हैं, लेकिन यूएनओ भी आती है। ठीक है, तो यूएनओ भी हो सकती है, लिहाजा वो लूज बाइपोलरिटी को मेंटेन कर सके। फिर आपका टाइट बाइपोलरिटी हो जाती है। अगला जो सिस्टम है आपका, वो उसमें क्या होता है कि दो सुपर पावर्स होती हैं सिर्फ, और नॉन अलाइंड जो होती हैं आपकी वो नहीं होती। सिर्फ दो पावर्स होंगी, ए या बी, और छोटी स्टेट्स ने या तो ए को ज्वाइन किया होगा या बी को ज्वाइन किया होगा, तीसरी कोई भी स्टेट्स नहीं होंगी यहाँ पर। अगला है फोर्थ आपका यूनिवर्सल एक्टर सिस्टम। इसमें क्या होता है कि आपकी यूनिपोलैरिटी जो होती है वो आपकी उसके साथ साथ, एक तो यूनिपोलैरिटी का मतलब है एक पावर, उसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पर होती है। ठीक है, तो यूनिपोलैरिटी में एक ही पावर होती है आपकी। तो अब या तो वो स्टेट होगी कोई, या फिर आपकी कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी या फिर आपका लॉ बनाएगी। तो जितनी भी बाकी स्टेट्स हैं आप देखते हैं, उनके ऊपर जो रूल होगा वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का रूल होगा या किसी स्टेट का रूल होगा। ठीक है, तो इसमें आपको इस तरह का सिस्टम बनाने के लिए लॉन्ग टर्म ऑफ जो डिस्टेबिलिटी है वो आपको जो है ना वो चाहिए होती है, तब जाके इस तरह का सिस्टम आप बना सकते हैं, वजूद में आता है। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं अपना जो है ना वो अगला सिस्टम के द हायरार्किकल इंटरनेशनल सिस्टम। इसमें आपकी जो है ना वो दो एंटिटीज़ होती हैं। एक आपकी यूनिपोलैरिटी होती है, यानी कि एक पावर होती है। दूसरा इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी होती है। जैसा कि हमारा आज का सिस्टम है कि आप देखते हैं कि एक ही पावर है यूएसए, और दूसरा आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी है। इसमें फिर दो किस्में होती हैं आगे। एक होती है आपकी डायरेक्टिव, जो कि आपके किसी वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट के ज़रिए बनी होती है, जैसे कि कोई वॉर हो गई, फड्डा हुआ, कुछ भी ऐसा कॉन्क्वेस्ट हुआ, उसके बाद आपका ये सिस्टम वजूद में आया, डायरेक्टिव हायरार्किकल। ठीक है, इसको डायरेक्टिव हायरार्किकल कहते हैं अगर वो किसी लड़ाई के ज़रिए वजूद में आया हो। अगर वो डेमोक्रेसी के ज़रिए वजूद में आया हो, लोगों को अवेयरनेस आई हो डेमोक्रेसी की और उन्होंने काम किया हो, तो इसको हम फिर नॉन डायरेक्टिव जो है ना वो हायरार्किकल इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं। ठीक हो गया। फिर आपका जो है ना अगला सिस्टम है यूनिट वीटो सिस्टम। इसमें जो तमाम जो स्टेट्स होती हैं उनके पास न्यूक्लियर वेपन होता है। इस तरह से जो आपका बैलेंस ऑफ पावर और बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो मेंटेन हो जाता है। तो फिर आपकी एक थ्योरी डेवलप होती है, मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस जो है वो अश्योर हो जाती है। मतलब कि कम से कम इतनी आपके पास पावर होगी कि अगले मुल्क को आप तबाह कर सकते हो। ठीक हो गया। ये आपकी मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस कहलाती है। तो ये जब भी होगी जब सब कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे, तब भी एक सिस्टम बन सकता है और अच्छा सिस्टम होगा वो। उसके बाद जो आपके कोलंबस एंड वॉल्स थे, उन्होंने तीन और सिस्टम्स इनमें ऐड किए। 6 थे, तीन और आए, 9 हो गए। कैसे? एक सिस्टम बताया इन्होंने मल्टी ब्लॉक का, जिसमें आपके 7 कॉन्टिनेंट्स है ना, तो 7 पावर होंगी। हर कॉन्टिनेंट में एक एक पावर, जैसे भी एशिया है वहाँ पे चाइना है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जो है ना अमेरिका है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर जो है ना वो एक पूरा कॉन्टिनेंट जो है ना उसकी एक पावर होगी। तो 7 कॉन्टिनेंट्स, हर कॉन्टिनेंट की एक एक पावर। ठीक हो गया। ये एक ब्लॉक इसने बताया। दूसरा इसने मल्टीपोलर बताया। एक मल्टी ब्लॉक था, एक मल्टीपोलर सिस्टम इसने बताया। उसमें है आपका आउटकम ऑफ टेरिटोरियल डिसइंटीग्रेशन। जैसे कि आपने देखा था जब सोवियत यूनियन आपका कोल्ड वॉर के बाद डिसइंटीग्रेट हुआ था, टूट गया था, तो इस तरह की स्टेट्स बनी थी बहुत सारी, जो टेरिटोरियल डिसइंटीग्रेशन हुई, जिसमें आपका सेंट्रल एशियन जो रिपब्लिक्स हैं वो आपके बने। उसके अलावा यूगोस्लाविया और चेकोस्लोवाकिया, इनके भी जो है ना वो सिस्टम्स जो है ना वो इसी तरह से बने हैं। ये भी मल्टीपोलरिटी जो आई है यहाँ पर भी वो इसी तरह से आई। ठीक है, टेरिटोरियल डिसइंटीग्रेशन के बाद हुई यहाँ पर। तो उसके बाद आपका एक और सिस्टम इन्होंने बताया कि पोस्ट न्यूक्लियर वॉर मॉडल। ये इन्होंने ये प्रेडिक्ट किया कि एक टाइम में न्यूक्लियर वॉर होगी, उसके बाद का क्या मॉडल होगा। तो इसमें जो बहुत ज़्यादा मोस्ट टिरेनिकल रिजाइम होगी आपकी, वही जो है ना वो कंट्रोल करेगी किसी जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एंड शेल्टर एंड मेडिसिन को। क्या मतलब कि जो आपकी टिरेनिकल रिजाइम क्या होती है, यानी कि आपकी कोई एक अलायंस, मिसाल एशिया के अंदर आपकी एक अलायंस बनती है, चाइना, पाकिस्तान, ठीक है,
ये आप की अलायंस बनती है, और अगर ये न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ करते हैं तो इनको हम टेक्निकल रेजाइम कहेंगे, ठीक है। तो ये फिर जो मोस्ट टेक्निकल रेजाइम होगी वो फिर जो आपका फूड है, शेल्टर है और मेडिसिन है उसकी सप्लाई को कंट्रोल करेगी। ये 3 मॉडल्स और दिए गए, ठीक है। उसके अलावा आपका जो और जो है ना 7 मॉडल्स रॉबर्ट ई हॉकवे ने दिए। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, बिल्कुल मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा, टेंशन ना लें आप। बता इसलिए रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप हो सके। पहला मॉडल इन्होंने दिया 3 ब्लॉक का, जिसमें जापान, कोरिया, साउथ एशिया के अंदर और चाइना, ये तमाम जो है ना आपके इसमें 3 ये ब्लॉक्स हो सकते हैं। पहला ब्लॉक आपका क्या है, ये जापान, कोरिया, साउथ एशिया और चाइना की कंट्रीज मिलके एक ब्लॉक बना लें। दूसरा ब्लॉक बन सकता है आपका जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर है, जो आपने देखा है ये वाला जो आपका कॉन्टिनेंट है, ये आप देखते हैं ना, ये वाला जो आपका कॉन्टिनेंट है अमेरिका, और ये आपका कनाडा, और ये फिर आपका साउथ अमेरिका, यहाँ पर आपको यूएस, ये एक जो है ना एक ब्लॉक बन जाएगा जिसमें यूएस जो है ना वो लीड कर रहा होगा। फिर एक जर्मन सेंटर्ड यूरोपियन ब्लॉक होगा, जो यूरोपियन के यहाँ पर आगे आपने देखा है कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे जो जर्मनी होगा वो आपका एक ब्लॉक बना रहा होगा यूरोप के अंदर, तो यूरोप का एक ब्लॉक बनेगा। ये 3 किस्म के ब्लॉक यहाँ पर रॉबर्ट ई हॉकवे के मुताबिक बन सकते हैं। फिर दूसरा यहाँ पर क्या होगा, दूसरा सिस्टम इन्होंने बताया 7 मॉडल्स है ना, तो दूसरा मॉडल क्या है, रिवाइटलाइज्ड बैलेंस ऑफ पावर, जिसमें यूएस, चाइना, रशिया और यूरोप आपका होगा। सिर्फ यही पावर्स होंगी, जैसे कि हमने बात की थी ना कि ये पावर्स होती हैं और सबकी पावर्स जो है ना वो इक्वल होती हैं। तो ये एक ऐसा सिस्टम बन सकता है जिसमें यूएस, चाइना, रशिया और यूरोप की पावर्स बराबर हों और फिर बैलेंस ऑफ पावर के तहत दुनिया एक चले, ठीक है। उसके बाद तीसरा मॉडल बताया क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का मॉडल है, ये सैमुअल पी हंटिंगटन ने बताया था, जिसमें आपका जो है ना वो बताया था कि सिविलाइजेशंस हैं, मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस हैं आपकी, चाइनीज़, मुस्लिम, वेस्टर्न, तो इनका आपस में फड्डा होगा, ठीक है। तो ये भी कुछ एक सिस्टम बना हुआ है कि सिविलाइजेशन का सिस्टम है, ठीक है। फिर यूनिपोलर मॉडल, ये जो करंटली प्रिवेलिंग हमारा जो ऑर्डर है वो यही है यूनिपोलर मॉडल, इसमें एक ही सुपर पावर होती है, ठीक है। फिर 5th है आपका द ग्लोबल विलेज मॉडल, इसमें ये बात की कि जो आपकी टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन है वो इतनी ज़्यादा एडवांस हो जाएगी कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन जाएगी और फिर फड्डे नहीं होंगे, एक सिस्टम वजूद में आ जाएगा। एक है आपका 6th जोन ऑफ पीस एंड टर्मोइल, तो जो जोन ऑफ पीस का जो कहा गया है वो यूरोप को कहा गया है कि यूरोप के अंदर पीस होगा, और टर्मोइल का जो जोन है वो कौन सा है, जापान, यूएस और एशिया, यहाँ पर फड्डे रहेंगे हमेशा, ठीक है। ये एक मॉडल है यहाँ पर। फिर 7th मॉडल इनका है इंसिपेंट बाइपोलर सिस्टम। क्या मतलब कि न्यू जो आपका रशिया और यूएस का आपको पता है जो है ना वो फड्डा चलने का खौफ है, एक नया सिस्टम बन सकता है। उसके अलावा चाइना यूएस का तो चल ही रहा है, आपने देखा है। या ये हो सकता है कि एक तरफ आपका यूएस और यूरोप मिल जाएं, दूसरी तरफ आपका रशिया और चाइना मिल जाएं, और इन दोनों के बीच में 2 ब्लॉक्स हो गए और इन दोनों के बीच में मुकाबला शुरू हो जाए, तो इसको हम इंसिपेंट बाइपोलर सिस्टम कहते हैं, जिसमें 2 होंगे और दोनों अलाइंड पावर्स होंगी, ठीक है। तो ये था हमारा जो है ना वो सिस्टम अप्रोच जो थी हमारी, वो हमने देख ली। उसके बाद इसके अंदर जो है ना हम देखते हैं एक आखिरी चीज़ है छोटी सी, वो डेविड ईस्टन भी हमने समझा था कि वो इसके प्रोपोनेंट हैं। तो डेविड ईस्टन ने हमें पॉलिटिकल सिस्टम मॉडल दिया है, पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो हमें मॉडल किसने दिया है, डेविड ईस्टन ने दिया है। डेविड ईस्टन के मुताबिक जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है वो आपका इनपुट लेता है, इनपुट कहाँ से लेगा, पब्लिक से लेगा, ठीक है। और पब्लिक जो आपकी है वो इनपुट देगी, तो इनपुट पॉलिटिक्स सिस्टम में आया तो उसी इनपुट के मुताबिक जो पॉलिटिकल सिस्टम में जो लोग हैं आपके, गवर्नमेंट है, वो आपका आउटपुट देगी। आउटपुट क्या होता है, आउटपुट आपका डिसीजन मेकिंग होता है, ठीक है। तो उस डिसीजन पर फिर दोबारा से जो आपकी पब्लिक होगी वो फीडबैक देगी, ठीक है। और उसी फीडबैक के मुताबिक दोबारा से आपका इनपुट जो है वो डिसाइड किया जाएगा, और इस तरह से ये सिस्टम चलता रहेगा, ठीक है। तो पॉलिटिकल सिस्टम क्या हुआ यहाँ पर, तो पॉलिटिकल सिस्टम के अगर आप गौर करें तो 2 फंक्शंस यहाँ पर सामने आते हैं। पहला फंक्शन ये है कि कीप एलोकेटिंग रिसोर्सेज एंड वैल्यूज टू सोसाइटी, यानी कि
कंटिन्यूसली आउटपुट देते रहना है आपने कंटिन्यूसली, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या है कि इंश्योरिंग दैट ऑल मेन मस्ट एक्सेप्ट दोज वैल्यूज, कि जो आप आउटपुट दे रहे हो वो आपने इंश्योर करना है कि तमाम लोग उसको एक्सेप्ट भी करें और उसको माने भी, ठीक है। ये मॉडल हमें दिया डेविड ईस्टन ने। तो हमारा जो ये जो टॉपिक है हमारा साइंटिफिक रेवोल्यूशन का, जिसमें हमने बिहेवियर अप्रोच भी देख ली और आपका सिस्टम अप्रोच भी हमने देख ली, ठीक हो गया। तो ये हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वाकई में ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करें, और साथ ही साथ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।